वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। तो बच्चों हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं पार्ट टेस्ट 9 का। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, अगर क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि ये सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड लोकेटेड एट 1 1 2 2 एंड 3 3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज। सेंटर ऑफ मास जो है बेटा उसका कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा है। हम जानते हैं कि x सेंटर ऑफ मास इजकल टू दिस इजकल टू m1 x1 प्लस दिस इज m2 x2 प्लस दिस इजकल टू m3 x3 डिवाइडेड बाई दिस इज m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सेम y सेंटर ऑफ मास इजकल टू दिस इज m1 y1 प्लस m2 y2 एंड प्लस दिस इज m3 दिस इज y3 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज m1 प्लस m2 प्लस कितना होता है m3 होता है। m1 m2 यहाँ पे सब क्या है इक्वल है, तो m1 इजकल टू m2 इजकल टू m3 एंड दिस इजकल टू कितना है m है। x सेंटर ऑफ मास इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 3 हो जाएगा। व्हाट इज x1, x1 इजकल टू 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, जैसे 6y3, दिस इजकल टू कितना हो गया 2 एंड y सेंटर ऑफ मास इजकल टू अगर हम देखें तो यहाँ से दिस इजकल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर से वही 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई 3, दिस इज ऑल्सो 2। सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 2 2 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स 100 किलोवाट व्हेन रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर। टॉर्क पूछा एंड व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू DL अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू अगर जीरो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो होता है, दिस इज इक्वल टू नहीं, तो इसमें टॉर्क इसका जो DL अपॉन dt तो होता ही है, लेकिन इससे सॉल्व नहीं होगा बेटा। इसमें हम ये फार्मूला यूज करते हैं, पावर इसकल टू होता है टाउ इंटू ओमेगा। दिस इज टू पावर इसकल टू कितना गिवन है, दिस इज 100 किलो वाट, तो 10 इंटू किलो का मतलब 10 to the power 3 एंड दिस इसकल टू हो जाएगा टॉर्क इंटू ओमेगा इजकल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। इन सब की वैल्यू जब पुट करेंगे बेटा यहाँ पे, तो टॉर्क इजकल टू हमारा 530.51 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली हम 531 न्यूटन मीटर आंसर इसका हम लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि द मोमेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व। अरे तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू टॉर्क इजकल टू कितना होता है, दिस इज DL अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल टू टॉर्क। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट होता है तो टॉर्क इजकल टू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा यहाँ पे कि if VE and V0 represent the escape as velocity and orbital velocity of a satellite corresponding to a circular orbit of radius r, then तो हम जानते हैं कि VE जो होता है बेटा दिस इज इक्वल टू √2GR होता है, और जो V0 होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट अंडर कितना होता है GR। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो √2 V0 इजकल टू √2 V0 इजकल टू कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अगर क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे हम देखें तो इसमें बेटा ग्राफ है, देखो ये ग्राफ यहाँ पे गिवन है, और इसमें से कह रहा है कि द लोड वर्सेज एलोंगेशन ग्राफ फॉर 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ इज शोन इन फिगर। द थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। जो थिनेस्ट वायर है वो कौन सा रिप्रेजेंट इसमें कर रहा है, तो यंग्स मॉडुलस इजकल टू हम सभी जानते हैं फोर्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। दिस इज कल टू यहाँ से FL अपॉन कितना होता है A इंटू चेंज इन लेंथ होता है। दिस इज कल टू F इज कल टू हो जाएगा, दिस इज कल टू YA अपॉन L इंटू कितना हो जाएगा डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, इलोंगेशन। दिस इज कल टू अगर हम देखें तो y इज कल टू कितना होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इज कल टू MX प्लस C जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है। M यहाँ पे क्या हो गया बेटा, स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कर्व किसका है, लोड का और एक्सटेंशन का, मतलब कि लोड का और एक्सटेंशन का ग्राफ गिवन है।
तो लोड और एक्सटेंशन मतलब कि एफ और डेल्टा एल का, तो यहाँ पे वाई ए अपॉन एल क्या है बेटा, स्लोप है। सो स्लोप इजकल टू हम देखें यहाँ पे तो दिस इजकल टू वाई ए अपॉन कितना है, एल है। अब यहाँ पे देखो को वाई एंड एल आर सेम फॉर ऑल वायर्स, सो इफ़ ए इज अ स्मॉल स्लोप इज लॉन्ग। अगर ए स्मॉल होगा बेटा तो स्लोप क्या होगा, लॉन्ग होगा। सो अगर हम देखें सो सिंपली यहाँ पे देखो तो y और a जो है सबके लिए सेम है, तो एरिया जिसका कम होगा बेटा, ठीक है, मतलब थिनेस्ट का मतलब क्या है, एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो उसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो OA को अगर हम देखें तो OA का स्लोप जो है बेटा सबसे कम है और यही सबसे थिनेस्ट है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अगर क्वेश्चन नंबर 16 को देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है आपसे कि रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज आर, सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन इज टी, देन विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हाउ मच एनर्जी विल बी नीडेड टू डबल इट्स रेडियस। सो बेटा अगर हम देखें यहाँ पे तो हम जानते हैं कि वर्क डन इजकल टू जो होता है, सो दिस इजकल टू 8 पाई टी इंटू दिस इजकल टू R2 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज R1 स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इजकल टू 8 पाई टी एंड दिस इजकल टू 2R का होल स्क्वायर माइनस दिस इज R का होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 25 पाई एंड दिस इज R स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अगर क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखें तो इसके लिए न्यू पेज हम लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देखें तो बोला अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन फ्रॉम टेम्परेचर T2 T1, तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया बेटा। सो वर्क डन एडियाबेटिक एंड वर्क डन एडियाबेटिक इज कल टू, सो दिस इज R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू दिस इज T इनिशियल माइनस T क्या होता है, फाइनल होता है। सो वर्क डन एंड दिस इज एडियाबेटिक इज कल टू R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T माइनस कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 में है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड, व्हेन ए टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड, अगर किसी गैस का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करवाते हैं तो क्या होगा, इट्स मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ये तो सही बात है, मॉलिक्यूलर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्योंकि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इसका टू कितना होता है, जैसे 3/2 kT होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है आपसे कि टू बॉडीज A एंड B of equal mass are suspended from two separate massless springs of force constant K1 and K2 respectively. The bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal. The ratio of the amplitude of body A and that of B is, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा है ये जो रेशियो हो जाएगा बॉडी A का और बॉडी B का वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो इसमें ये देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1, इसका मास कितना है, दिस इज इक्वल टू मास इक्वल टू दिस इज इक्वल टू m एंड दिस इज A, और दूसरा जो है स्प्रिंग बेटा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है दिस इज इक्वल टू K2, इसका मास कितना है m। सो VA इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू VB, सो दिस इज इक्वल टू WA एंड दिस इज इक्वल टू A1, सो दिस इज इक्वल टू एंड दिस इज इक्वल टू WB इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे A2, क्योंकि इसका जो तुम्हारा वर्कडन टोटल होगा और इसका जो एरिया होगा बेटा सो इसके बराबर होगा। जो सेकेंड पार्ट है इसका जो वर्कडन होगा इसका जो एरिया होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। सो यहाँ से अगर आप निकालें तो वर्कडन एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर K अपॉन कितना हो जाएगा M। सो दिस इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा बेटा, सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू रूट अंडर K अपॉन H K अपॉन दिस इज इक्वल टू M, K अपॉन M अपॉन रूट अंडर K अपॉन कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे रूट अंडर दिस इज K2 अपॉन कितना हो जाएगा, K1 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स produces a note of fundamental frequency f1. When the pipe is kept with 3/4 of its length in water, it produces a note of frequency f2. Then ratio of f1 upon f2 is, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा। सो इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दिस इज f1 गिवन है तो हम f1 के टर्म में लिखें यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू f1 और f1 इज इक्वल टू v अपन कितना है 12 हो जाता है।
ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन एट बोथ द एंड है। जब हाफ द वाटर अगर आप इसमें डाल देते हैं, ठीक है, कितना वाटर डाला है, क्या बोला है इसमें कि व्हेन द पाइप इज केप्ट विथ 3/4 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर। अच्छा, 3/4 लेंथ किसमें डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। तो लेंथ कितना बच गया, अब लेंथ रिमेनिंग लेंथ जो ओपन है बेटा, ठीक है, पहले जैसे इस तरह से था, ओपन ऑर्गन पाइप था, ठीक है, और इस तरह से आपका वेव यहाँ पे डेवलप हो रहा था, इस तरह से वेव का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर अब हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट में जो हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सो 3/4 पार्ट को किससे क्या डाल दिया है, इसमें वाटर डाल दिया है। तो इतना पार्ट मान लीजिए वाटर डाल दिया है यहाँ पे, तो ये रिमेनिंग पार्ट बच गया। देखिए पार्ट कितना बचा है, L/4, क्योंकि अगर टोटल लेंथ L होता है 3/4 L, अगर वाटर डाल दिया है इसमें तो L/4 बचेगा। सो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, दिस इज F2 इक्वल टू V/4 इंटू कितना, दिस इज L/4। सो दिस इज इक्वल टू V/ कितना हो जाएगा, दिस इज L हो जाएगा। सो अगर हम रेशियो निकालें तो व्हाट इज F1/F2, तो F1 इज इक्वल टू दिस इज V/2L एंड F2 इज इक्वल टू V/L। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस हुज एरिया, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फाई इजकल टू ई डॉट कितना होता है, दिस इजकल टू ए होता है। सो फ्लक्स इजकल टू ई इजकल टू दिस इज 5 आई कैप प्लस दिस इज 8 जे कैप प्लस दिस इजकल टू 9 के कैप एंड डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ में, तो एरिया कितना है, दिस इजकल टू 10 आई कैप। सो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 50, सो यूनिट हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जो होता है, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 22। सो क्वेश्चन 22 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन 22 में बोला है 2 चार्ज मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r आर टेम्परली placed in contact and then separated at the surface of each, the ratio of electric field will be, जो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो दिस इज कल टू, यहाँ पे देखें तो 2 सरफेसेज हैं, तो इसका रेडियस मान लिया जाए, दिस इज कल टू गिवन है r है इसका रेडियस, और यहाँ पे जो है बेटा इसका रेडियस दिस इज कल टू कितना है 2r है। सो अगर दोनों को कह रहा है कि r प्लेस इन कॉन्टैक्ट, अगर दोनों को कांटेक्ट में हम कर दें यहाँ पे, तो कांटेक्ट में करने के बाद E1 इजकल टू दिस इजकल टू V/R1 हो जाएगा एंड इनिशियली, एंड E2 इजकल टू दिस इज V/ कितना हो जाएगा R2। अच्छा फाइनली पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, सो दिस इजकल टू E1/E2 इजकल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि जब कांटेक्ट में हम लाते हैं दो चीज़ों को, दो मेटल को, तो पोटेंशियल दोनों पे सेम हो जाता है। सो E1/E2 इजकल टू दिस इज R2/ कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। So this is equal to E1/E2 is equal to R2 is equal to this is 2R/R. So this is equal to 2 is to कितना हो जाएगा, 1 is the correct answer. Now next question is question number 23. Question number 23 को देखें तो यहाँ पे मीटर ब्रिज गिवन है आपको, और ए बी जो है टोटल उसका जो मीटर ब्रिज होता है उसमें जो वायर होता है 1 मीटर का होता है, तो वही दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको 12 ओम एंड आर इज टू 18 ओम, एंड द जॉकी जे इज अ पोजिशन बैलेंस इफ आर इज नाउ मेड टू बी 8 ओम, थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल जे हैव टू मूव टू ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट। सो हम जानते हैं बेटा, सो x/r इजकल टू कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 18, सो दिस इज इक्वल टू x/ कितना हो जाएगा 100 माइनस x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 इजकल टू x/100 माइनस कितना हो जाएगा x। जब इसको सॉल्व करोगे तो x इजकल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करोगे तो x इजकल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो x इजकल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा, दिस इजकल टू 40 आ जाएगा। सो नाउ r इज मेड टू 8 ओम, सो 12/8 इजकल टू x अपॉन कितना हो जाएगा x'/100 माइनस x' हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो x' इजकल टू 60 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। हेंस जॉकी मस्ट टू मूव कितना x' माइनस x इजकल टू 60 माइनस 40, सो दिस इजकल टू 20 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सर्किट एंड द फिगर। और ये ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, तो ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में, ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में, फिर ये दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में, और इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा, फिर इसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा।
तो इन दोनों को अगर पहले इस सीरीज में करोगे बेटा तो 2r हो जाएगा और वो 2r हो जाएगा, 2r पैरेलल में हो जाएगा तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा, दिस इज 2r इंटू 2r अपॉन 2r 4r। सो ये कट जाएगा बेटा 2, सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा r। फिर इसके साथ ये सीरीज में तो 2r हो जाएगा, सो r टोटल जो हो जाएगा बेटा 2r इंटू r अपॉन दिस इज 3r। सो दिस इज कल टू 2/3 कितना हो जाएगा, r इज द करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में मैच द फॉलोइंग है। लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स जो होता है बेटा दिस इज एफ इज कल टू क्यू, वी क्रॉस बी होता है एंड प्लस क्यू ई होता है, तो इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। बायट-सावर्त लॉ सबको पता है, बायट-सावर्त लॉ ये होता है बेटा, एंड एम्पियर-सर्कुटल लॉ आपका ये होता है बेटा, सो ये होता है। तो इसको सॉल्व कर लो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 25 का फर्स्ट पार्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 26 को देखें तो इसमें कहा हुआ है आपसे, ये कॉइल हैज़ एन एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर एंड इट हैज़ 800 टर्न। इट इज़ placed perpendicularly in a magnetic field of strength 4 × 10⁻⁵ Weber per meter square. It is rotated through 90 degree in 0.1 second. The average EMF induced in the coil is, जो एवरेज EMF इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो E इजकल टू दिस इज माइनस डेल्टा फाई अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा टी। सो दिस इज कल टू फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा टी। सो दिस इज कल टू E इजकल टू 0 माइनस n ए बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा टी। आप सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपका 0.016 वोल्ट आपका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है, In an AC circuit, a capacitor of 1 microfarad value is connected to a source of frequency 1000 radian per second. The value of capacitive reactance will be, जो वैल्यू हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस की उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो एक्स सी इजकल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज ओमेगा सी। सो एक्स सी इजकल टू दिस इजकल टू 1000 कितना हो जाएगा, ओम हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, दिस इज 10⁻³ एंड सी की वैल्यू कितनी है 10⁻�6। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। अगर क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर हैव वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी n, वेलोसिटी v एंड इंटेंसिटी I. If this ray enters into water, then these parameters are lambda dash, n dash, v dash and I respectively. Which relation corresponding the following, कौन सा रिलेशन इसमें सही है। तो इसमें देखो जो v इजकल टू होता है, v इजकल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, मतलब n इंटू कितना होता है, लेमडा होता है। सो n जो होता है डिपेंड्स ऑन सोर्स, फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट किया यहाँ पे। सो फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करता है, सोर्स पे। एंड लेमडा डिपेंड्स ऑन मीडियम, लेमडा किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। सो v अगर चेंज करता है, अगर v चेंज करता है एज लेमडा क्या करेगा, चेंज करेगा। तो लेमडा क्या करेगा, चेंज यहाँ पे करेगा। सो 28 का जो है आपका सेकेंड पार्ट जो है आपका ये करेक्ट आंसर है, 28 का सेकेंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन बाई लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम coming from the coherent source S1 and S2 at certain point P on the screen, third dark fringe is formed. Then the path difference S1P minus S2P in micron is, S1P और S2P के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। सो लेमडा इजकल टू यहाँ पे गिवन है बेटा आपको, दिस इजकल टू 6000 क्या है, एंगस्ट्रम। एंड एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम इजकल टू 10⁻10 मीटर होता है, उसको आप लिख सकते हो। सो दिस इजकल टू 6 × 10⁻7 क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इजकल टू दिस इजकल टू 2n + 1 एंड दिस इज लेमडा बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर थर्ड डार्क फ्रिंज n इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 2 हो जाएगा। सो दिस इज डेल्टा एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 × 2 एंड प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 × 2 प्लस कितना हो जाएगा, 1 × 6 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.5 क्या आ जाएगा, माइक्रो आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 30। अगर क्वेश्चन नंबर 30 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
of a photosensitive surface is lambda naught. The photoelectric effect will take place only if, कब होगा, जब एच सी अपॉन लैम्डा जो इनकमिंग जो एनर्जी है उसकी वैल्यू ग्रेटर हो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट से. सो लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. सो 31 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, तो ये मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ बेटा. 31 क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है इफ़ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम ground state to higher energy state, its orbital speed reduced to half its initial value. If the radius of the electron orbit in the ground state is r, then the radius of the new orbit would be. So देखो आपसे कहा है कि स्पीड रिड्यूसेस टू हाफ. काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा. सो कब, जब n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2. सो एम भी आर इक्वल टू कितना होता है, दिस इज एन एच अपॉन कितना होता है 2 पाई होता है. सो दिस इज इक्वल टू एम भी नॉट इंटू आर. सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू एच अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई. दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 1. और एम दिस इज वी नॉट अपॉन 2 इंटू दिस इज इक्वल टू आर डैश इक्वल टू 2 इंटू एच अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4r. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हाइड्रोजन 1H2 इज 1.11 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइंड मास डिफेक्ट. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है आपको गिवन है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू 1.11 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन है. सो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाता है, सो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 1.11 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मास नंबर. सो मास नंबर इक्वल टू 2. सो दिस इज इक्वल टू 1.11 इंटू 2. सो दिस इज इक्वल टू 2.22. दिस इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. And what is binding energy? So this is delta m into c square. So this is equal to 2.22. So this is million electron volt. ठीक है, this is million electron volt. इसको इक्वेट कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है, इसको हम डेल्टा एम इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखते हैं. सो दिस इज 2.22 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा 2.22 अपॉन 931. दिस इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो 0.00238 आपका AMU के टर्म में हमने निकाल दिया. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है स्टेटमेंट है एब्जॉर्प्शन फैक्टर फॉर GaAs इज लार्जर, गैलियम आर्सेनाइड इज लार्जर एज कंपेयर टू Si फॉर सनलाइट. ठीक है, एंड सेकेंड में बोला है डेल्टा Eg इज मोर फॉर GaEs. देखो बेटा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है GaAs जो होता है लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन इन फॉर सनलाइट. ठीक है, और सेकेंड जो है बेटा इसमें भी जो डेल्टा Eg होता है फॉर GaAs एंड दिस इक्वल टू होता है बेटा 1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. और यही सिलिकॉन के लिए जो होता है बेटा, सो दिस इज 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. सो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है यहाँ पे कि गिवन बिलो आर 4 लॉजिक गेट सिंबल फिगर दोज फॉर OR, NOR एंड NAND आर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, सो अगर यहाँ पे आपसे गिवन है, ठीक है, तो गिवन कौन सा बोल रहा है कि कौन सा जो है आपका OR है, कौन सा NOR है, कौन सा NAND है. तो ये सब ये तो हम डायग्राम ही जानते हैं बेटा. जो ये A वाला पार्ट जो है वो आपका OR है. ठीक है, A वाला पार्ट जो है वो आपका कौन सा है, OR है. C वाला जो पार्ट है बेटा दिस इज इक्वल टू NOR है. एंड जो आपका D वाला पार्ट है बेटा सो दिस इज इक्वल टू NAND है. सो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 में ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि सेमी कंडक्टिंग डिवाइस इज कनेक्टेड इन ए सीरीज इन ए सर्किट विथ ए बैटरी एंड रेजिस्टेंस. ए करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द सर्किट. इफ द पोलरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स द करंट ड्रॉप टू ऑलमोस्ट जीरो. द डिवाइस मे बी, डिवाइस क्या होगा वो, तो जो डिवाइस होगा बेटा
उसकी जो होगा वो पी एन जंक्शन है, जो डिवाइस है वो सिंपल क्या है, पी एन जंक्शन बोला है। एन ट्रांजिस्टर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नो, ये पी टाइप नो, एन टाइप नो, ये पी एन जंक्शन होगा बेटा। वो क्या होगा, पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें तो यहाँ सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। ऑन हीटिंग ए यूनिफॉर्म मेटालिक uniform metallic cylinder, length increased by 3%, the area of cross section of the base will increase by। सो बेटा यहाँ पे देखें तो ये जैसे है, ठीक है, और इसमें जो एरिया है बेटा ए है, लेंथ कितना है एल। सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू दिस इज अल्फा इंटू कितना हो जाएगा डेल्टा टी। सो हम जानते हैं बेटा बीटा इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस ऑफ अल्फा होता है। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, सो दिस इज इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा टी, और हम जानते हैं बेटा 2 अल्फा इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा। सो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू 2 इंटू 3, सो दिस इज इक्वल टू कितना परसेंट हो जाएगा, 6% इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर में कि ए शॉर्ट बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट टाइम इज इक्वल टू 0.80 जूल पर टेस्ला is placed in uniform magnetic field of 0.30 Tesla. If bar magnet is free to rotate in plane of field, then आपसे पूछा है कैटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो बेटा ये तो देखो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि U इक्वल टू जो होता है दिस इक्वल टू माइनस M डॉट कितना होता है B होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो दिस इक्वल टू फॉर इक्विलिब्रियम टॉर्क इक्वल टू कितना होता है 0, फॉर इक्विलिब्रियम टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जैसे U इक्वल टू माइनस एम बी एंड दिस इज कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू अगर देखें सॉल्व करके तो माइनस 0.24 क्या आ जाएगा जूल आ जाएगा। एंड फॉर अनस्टेबल अगर देखें तो U इक्वल टू माइनस दिस इज एम बी कॉस कितना डिग्री 180 डिग्री में अनस्टेबल होता है। सो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 24 जूल। सो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें बेटा तो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर, टॉर्क इज इक्वल टू 0 एट स्टेबल इक्विलिब्रियम U इज इक्वल टू माइनस 0.20 जूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है आपसे कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सिलिकॉन इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड एंड कंडक्टिविटी इज 5 महो पर सेंटीमीटर, देन इम्प्योरिटी कंसनट्रेशन विल बी। देखो बेटा इसमें जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है, फार्मूला इजकल टू सिग्मा इजकल टू दिस इजकल टू एन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होगा, सो दिस इज एन ई इंटू कितना होता है, दिस इजकल टू म्यू ई होता है। सो दिस इजकल टू जो कंसनट्रेशन हो जाएगा इम्प्योरिटी का, सो दिस इज एन डी, सो दिस इजकल टू एन ई एंड दिस इजकल टू सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा ई इंटू म्यू ई। सो इसकी वैल्यू पुट करो तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा ये 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू दिस इजकल टू 5000। सो दिस इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻15, सो दिस इजकल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी। इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इजकल टू होता है बेटा वर्क फंक्शन अपॉन कितना होता है एच होता है। सो दिस इजकल टू यहाँ पे 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 34। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10 कितना आ जाएगा 14 हर्ट्ज आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 में है कि लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी एंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एन है। If c is the velocity of light in vacuum, the time taken by the light to travel with the thickness of glass slab is। So बेटा यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन हमने पिछले जो पेपर है उसमें भी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। सो अगर वहाँ से आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो है तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना, दिस इज एन टी आई क्या होता है
दिस इज NT बाई सी होता है। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे याद रखेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैज़ 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके सेंटर पे उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो दिस इज कल टू एन इज कल टू कितना हो जाएगा। सो दिस इज कल टू 200 पर सेंटीमीटर है आपका, एंड आई इज कल टू कितना है, आई इज कल टू जो है आई करंट की वैल्यू जो है यहाँ पे दिस इज कल टू 2.5 है, ठीक है। सो बी इज कल टू दिस इज कल टू म्यू नॉट एन इंटू आई होता है बेटा। सब वैल्यू जब पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद 6.28 इंटू 10⁻⁻2 दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है स्टोरेज बैटरी इज कनेक्टेड टू ए चार्जर फॉर चार्जिंग विथ ए वोल्टेज ऑफ 12.5 वोल्ट। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इज 1 ohm. When the charging current is 0.5 ampere, the EMF of the storage battery is. So this is equal to E plus this is equal to I into R, and this is equal to 12.5 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। So E plus 0.5 into 1, 0.5 into 1, so this is equal to 12 point कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। So E is equal to कितना हो जाएगा, this is equal to 12 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अगर क्वेश्चन नंबर 43 को देखें हम, 43 में कहा है कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 11 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज। सो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज कल टू दिस इज V1 प्लस V2 प्लस कितना हो जाएगा V3, एंड दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 11 वोल्ट्स हो जाएगा। सो 1 वोल्ट 1 V1 इजकल टू 2 V2 इजकल टू कितना है 3 V3 है। सो अगर हम देखें दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ से निकालेंगे, सो दिस इज इक्वल टू सॉल्व जब करोगे तो V1 इजकल टू कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा बेटा। सबकी वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को अगर देखो तो बोला यूजिंग द फार्मूला V is equal to root under gamma p upon rho, we can say that the speed of sound in air is। तो ये जो फार्मूला है बेटा इससे हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे गिवन है फार्मूला V is equal to root under gamma p upon कितना है रो है, एंड हम लोग क्या जानते हैं बेटा दिस इज इक्वल टू PV, हम लोग जानते हैं दिस इज इक्वल टू PV एंड PV इज इक्वल टू कितना nRT होता है, और डेंसिटी के टर्म में P इज इक्वल टू कितना होता है दिस इज रो RT अपॉन कितना होता है M होता है। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बेटा, एंड सो हम कह सकते हैं कि VS जो होगा दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब V की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी कांस्टेंट हो जाएगी। सो अगर डेंसिटी ह्यूमिड एयर इज़ ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ क्या होता है दिस इज ड्राई एयर, मतलब ड्राई एयर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन टर्म्स में ह्यूमिड एयर। सो वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ ड्राई एयर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, if it comes to rest a height h, the change in its potential energy is, उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज हो जाएगा। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस कितना हो जाएगा UI, सो दिस इज डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन कितना हाइट गया था H प्लस R, माइनस अर्थ के सरफेस पे था तो माइनस GMM अपॉन कितना है अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल R। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्व करने के बाद GMMH अपॉन डिवाइडेड बाई R इंटू कितना आता है R प्लस H, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 46, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 46। अगर क्वेश्चन नंबर 46 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 में ये कहा है कि द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ टू फ्रीली रोटेटिंग बॉडीज A एंड B आर IA एंड IB रेस्पेक्टिवली, IA इज ग्रेटर देन IB एंड देयर एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल इफ K एंड KB आर देयर काइनेटिक एनर्जीज, देन ठीक है K और KB क्या है उसका काइनेटिक एनर्जी है, तब क्या होगा। सो दिस इज कल टू काइनेटिक एनर्जी K इजकल टू दिस इजकल टू L स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2I, K इजकल टू 1/2I ओमेगा स्क्वायर होता है, तो वहाँ से एंगुलर मोमेंटम मीटर में हम ये लिख सकते हैं। सो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या हो गया I, एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट होता है। सो
सो काइनेटिक एनर्जी सो आई ए इज़ ग्रेटर देन आई बी है. सो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज़ लेस देन काइनेटिक एनर्जी बी. मतलब काइनेटिक एनर्जी बी का क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे कहा है A car comes to a skidding stop in 15 meter. The force on the car due to the road is 1000 Newton. The work done by the road on the car and the car on the road is respectively. तो वर्क डन आपको निकालना है बेटा. तो वर्क डन बाय द रोड ऑन द कार इजकल टू कितना हो जाएगा. सो दिस इजकल टू वर्क डन बाय द रोड ऑन द कार इजकल टू हो जाएगा. सो दिस इजकल टू -1000 इंटू कितना 15 जूल. सो दिस इजकल टू -15 किलो जूल. सो वर्क डन बाय द कार ऑन द व्हील कितना हो जाएगा. वर्क डन बाय द कार ऑन द व्हील इजकल टू कितना 0 हो जाएगा. 0 ही होगा ना, क्योंकि व्हील जो है वर्क डन, क्योंकि उसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा वहाँ पे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0. सो 47 का कौन सा है करेक्ट आंसर 1 है बेटा. क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा है क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है बेटा आपसे कि A child weighing 2.25 kg slides down a rope hanging from the branch of a tall tree. If the force of friction acting against him is 2 Newton, what is the acceleration of the child? Acceleration of the child कितना हो जाएगा. So this is equal to net downward force is equal to weight minus friction. So this is equal to हम डायरेक्ट लगाएंगे mg and this is equal to 25 into 9.8 minus 2. So this is equal to acceleration. अगर हम देखें यहाँ से mass into acceleration, मास इंटू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेट. तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस कितना फ्रिक्शन फोर्स. सो यहाँ इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 9.72. दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 को अगर देखें यहाँ पे तो इसमें कहा है कि बोट हैविंग ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर crosses a river of width 1 kilometer long at the shortest possible path in 15 minutes. The speed of the river in kilometer will be. So this is equal to यहाँ पे. So बेटा यहाँ पे देख लो, ये u इसको मैंने मान लिया, इसको v मान लिया, तो यहाँ से चलेगा तो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेगा. सो टाइम अलॉन्ग शॉर्टेस्ट रूट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यू स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 15/60. 15 मिनट में कवर कर रहा. सो 1/√5 का स्क्वायर माइनस कितना u का स्क्वायर. सो u इसका अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव देयर सिमिलर डायमेंशन. सिमिलर डायमेंशन किसका नहीं है. तो इसमें बेटा सरफेस टेंशन एंड टेंशन. अरे टेंशन क्या होता है फोर्स, और सरफेस टेंशन कितना होता है फोर्स अपॉन ले. कहाँ से सेम आएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है. सो दिस इज MLT-2 होता है. सरफेस टेंशन का हो जाएगा दिस इज MLT-2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा L हो जाएगा. तो ये कट जाएगा तो MT-2 होता है. तो यही तो आंसर है बेटा. इसमें फोर्स और सरफेस टेंशन दोनों अलग चीज़ है. टेंशन मतलब कि फोर्स है, एंड सरफेस टेंशन मतलब फोर्स अपॉन लेंथ है. इसका डायमेंशन सेम नहीं होगा.